तो लास्ट मैंने कराया था आपको, वो क्लास कहाँ गई? ये तो मुझे लग रहा है मैंने बैकअप कराया था, ये वो आ गई है। ये वाली क्लास, हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एसेट समझाए थे और एक्सपेंस समझाए थे। अब आज का नंबर है बेटा हमारा रेवेन्यू। आज हमारा नंबर है रेवेन्यू। अब ये रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इसे रेवेन्यू बोल दो या इनकम बोल दो, ठीक है। आपकी बुक में रेवेन्यू अलग चीज को कहते हैं, इनकम अलग, पर एक्चुअली में बेटा रेवेन्यू और इनकम सेम होती है, ठीक। अब रेवेन्यू कितने तरीके का होता है कुल? रेवेन्यू कुल कितने तरीके का होता है बेटा? रेवेन्यू होता है दो तरीके का। एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो दूसरा अदर रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा अदर रेवेन्यू। डिफरेंस क्या है दोनों में? देखो, हिंदुस्तान में भाई हजारों लाखों तरीके के बिजनेस हैं बेटा। लोग अपना खुद का काम करके हजारों तरीके से पैसे कमाते हैं। भाई कोई डॉक्टर है, वो भी अपना काम कर रहा है, हम टीचर अपना काम कर रहे हैं, वकील अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, दुकानदार अपने गुड्स बेच रहा है। दुकानदार भी अलग अलग चीजों के हैं, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी गुड्स बेच रहा है, कोई फर्नीचर बेच रहा है, कोई पर्दे बेच रहा है, कोई गाड़ी बेच रहा है, कोई टायर बेच रहा है ना। तो सबकी जो बिजनेस में मेन इनकम है, मेन इनकम कराने का तरीका है, वो सेम है या डिफर है? डिफर है। एक डॉक्टर का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फीस फ्रॉम पेशेंट्स, है ना। भाई मेरा कोचिंग सेंटर है, मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फीस फ्रॉम स्टूडेंट। अब कोई ऐसे मानो, क्या नाम है, कोई शॉपकीपर है, कपड़े की दुकान है, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स टू कस्टमर या सेल ऑफ क्लॉथ टू कस्टमर। किसी की फर्नीचर की दुकान है, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सेल ऑफ फर्नीचर टू कस्टमर, ठीक है। भाई कोई पैसा उधार देने का काम करता है, उसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जैसे बैंक, इंटरेस्ट। तो हर पर्सन के लिए जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो उसके मेन एक्टिविटी से इनकम जनरेट होती है बिजनेस की, उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस रेवेन्यू और इनकम which is generated from main activity of the business, ठीक है, मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर ट्यूशन टीचर, फीस फ्रॉम स्टूडेंट, जैसे फॉर डॉक्टर, फीस फ्रॉम पेशेंट्स, जैसे बैंक के लिए इंटरेस्ट, शॉपकीपर के लिए सेल ऑफ गुड, प्रॉपर्टी डीलर के लिए कमीशन, है ना। भाई कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, उसके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कमीशन। तो पर्सन टू पर्सन मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या करती है बेटा? वेरी करती है। तो जो मेरे बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, उससे लिंक्ड जो भी मेरी इनकम है, वो सब मेरे लिए क्या कहलाएगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिलहाल इन 11th क्लास
आप लोगों के लिए जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वो क्या है? सेल ऑफ गुड्स। हमारी बुकों में जो मेन एग्जांपल दिया होगा वो किसका है? सेल ऑफ गुड्स। लेकिन ये केवल 11th के लिए है, आगे जाकर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाइडर टर्म हो जाती है। ठीक है। अब एक होता है अदर रेवेन्यू। अदर रेवेन्यू का मतलब हुआ अदर इनकम, कॉमा विच इज नॉट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर इनकम विच इज नॉट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक मिनट रुकिएगा, पता नहीं कहां छुट्टी पे है। बैठो बेटा। आगे बढ़िए। अदर इनकम विच इज नॉट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जैसे मेरा कोचिंग सेंटर है, तो एक बात बताओ, अगर मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट करता हूं और मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो उस इंटरेस्ट का मेरे इस कोचिंग रन करने से, कोचिंग को ऑपरेट करने से कोई लिंक है? कोई मतलब वास्ता है? नहीं। तो इसे मैं क्या बोलूंगा? अदर इनकम। ठीक है। जैसे जर्नल पर्सन के लिए इंटरेस्ट रिसीव। अब ऐसे समझो, भाई मेरे यहाँ स्टूडेंट आते हैं, भाई एक बच्चे को अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, किसी को खरीदनी है, किसी के पेरेंट को, मैं उनमें डील करा देता हूं, मुझे कमीशन मिल जाता है। क्या ये मेरे बिजनेस की मेन सोर्स ऑफ इनकम है? क्या मेरे बिजनेस की मेन एक्टिविटी है? तो ये मेरे लिए क्या बन गई? अदर इनकम, कमीशन रिसीव। जैसे भाई मेरे पास कोई एक्स्ट्रा बिल्डिंग पड़ी हुई है, मैं उसे किराए पे उठा देता हूँ, वहां से मुझे रेंट मिल रहा है, उस रेंट का मेरे डे टू डे एक्टिविटी से या मेरे इस कोचिंग सेंटर के ऑपरेशन से कोई मतलब है? नहीं। तो रेंट रिसीव ये है बेटा, ये एग्जांपल ही है। रेंट रिसीव हो गया, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव। इसके अलावा भाई डिस्काउंट मिल रहा है मुझे कहीं से, क्या डिस्काउंट जो मुझे मिलता है उसका बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी से मतलब है? नहीं। तो ये सब क्या है? ये सब मेरे अदर है। लिखो, इसे नोट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। लिख लो तो बता देना बेटे। बेटा मैंने तुझे ग्रुप में ऐड किया अभी नहीं?
इसको तो अभी करूंगा ये नंबर, तुझे कर लिया था, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले नंबर पे, लायबिलिटीज। वैसे मैंने लायबिलिटी का क्या मतलब बताया था आप लोगों को? नहीं, फ्यूचर पीरियड में किसी को पैसा जिनके लिए हमें फ्यूचर पीरियड में या तो काम करना पड़ेगा या पैसा लौटाना पड़ेगा, है ना? तो इसे लायबिलिटी कहते हैं। यही बताया था, ध्यान आ गया? जिनको फ्यूचर में जिनसे पैसा लेना है बेटा, वो तो एसेट थे, यहां पैसा देना है। अब देखो लायबिलिटी दो तरीके की होती है बच्चों, दो तरीके की लायबिलिटी होती है। पहला ऑनर फंड, तो दूसरा बोरोड फंड। ऑनर फंड को हम लोग इंटरनल लायबिलिटी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। या ऑनर फंड को हम लोग प्रोप्राइटर फंड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? प्रोप्राइटर फंड। बोरोड फंड को हम लोग, अच्छा ऑनर फंड को हम एक और नाम दे सकते हैं, इक्विटी। क्या नाम दे देते हैं? इक्विटी। बोरोड फंड को हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी भी कह सकते हैं। बोरोड फंड को हम लोग आउटसाइडर लायबिलिटी भी कह सकते हैं, और कुछ लोग इसे एक्सटर्नल इक्विटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इक्विटी। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। देखो मैंने आपको फर्स्ट डे एक बात बताई थी, बेटा आपका नाम क्या है? नव्या। नव्या के अलावा बाकी को, कि जिस भाई बिजनेस जो होता है और बिजनेसमैन होता है, वो दोनों क्या होते हैं? अलग अलग पर्सन माने जाते हैं, अलग एंटिटी है। तो लेट से मेरा नाम अतुल मित्तल, मेरी दुकान का नाम मित्तल क्लॉथ हाउस, यही एग्जांपल दिया था। तो मित्तल क्लॉथ हाउस और अतुल मित्तल एक है, अलग अलग है? हमें अकाउंट किसके हिसाब से बनाने हैं? बिजनेस। बिजनेस का नाम क्या है यहाँ पर? तो मुझे सारे अकाउंट्स बनाने हैं मित्तल क्लॉथ हाउस के पॉइंट व्यू से। अब मैं आपसे बस कुछ छोटी छोटी बात पूछ रहा हूं, मुझे आप जवाब दो, सही है? पहली बात, मित्तल क्लॉथ हाउस जो दुकान है, बिजनेस है, क्या उसे चलाने के लिए उसमें कुछ पैसा लगा होगा, या बिना पैसा लगे दुकान खुल गई होगी? पैसा लगा होगा। उस दुकान को ऑपरेट करने के लिए, रन करने के लिए फंड लगा होगा, फंड इन्वेस्ट किया गया होगा उसमें। ये पैसा किसने लगाया होगा? अब एक बात सुनो, आप लोगों ने रिलायंस ग्रुप सुना है? तो रिलायंस ग्रुप में लेट से 10 लाख करोड़ रुपए लगे हुए हैं, तो सारे 10 लाख करोड़ रुपए मुकेश अंबानी के? फिर बैंक का पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा नहीं हो सकता है? हो सकता है। फिर बेटा, तो किसी भी बिजनेस में बेटा कभी भी 100% जो फंडिंग होती है, फंड होता है, वो मालिक का नहीं होता। कुछ पैसा मालिक लगाता है और कुछ पैसा मालिक के अलावा आउटसाइडर लगाते हैं, ठीक है? तो जो बिजनेस में मालिक पैसा लगाता है, ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जो पैसा बिजनेस में ओनर ने लगाया। पर ये डेफिनेशन मैंने किसके हिसाब से बता दी? ओनर के। अब मुझे किसके हिसाब से सोचनी है? बिजनेस। तो मैं इसे अलग तरीके से कैसे लिख सकता हूं? दैट इज, जो पैसा बिजनेस ने ओनर से उधार ले रखा है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस मित्तल क्लॉथ हाउस अलग है, अतुल मित्तल अलग है। तो मित्तल क्लॉथ हाउस ने जो अतुल मित्तल से पैसा ले रखा है, वापस से लौटाना है ना, क्योंकि दोनों अलग इंसान है। तो जो पैसा बिजनेस ने ओनर से उधार ले रखा है, उसे हम कहते हैं ओनर फंड। क्या कहते हैं उसे? ओनर फंड। जबकि जो पैसा बिजनेस ने
ऑनर के अलावा थर्ड पर्सन आउटसाइडर से उधार ले रखा है, उसे हम क्या कहेंगे? बोरोड फंड या एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसे और थोड़ी सी भाषा बदल के लिख सकते हैं, बिजनेस के ऊपर मालिक का उधार, बिजनेस के ऊपर मालिक का उधार। और इससे क्या कह सकता हूं मैं? बिजनेस के ऊपर आउटसाइडर का उधार, बिजनेस के ऊपर आउटसाइडर का उधार। तो इसे हमने क्या बोल दिया बेटा? एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं। लेट से मैं हूं दुकान, ठीक है, तो ये है अतुल मित्तल। तो अतुल मित्तल ने मित्तल क्लॉथ हाउस को शुरू किया, तो मैं हूं दुकान। और वैसे भी अकाउंट किसके हिसाब से सोचनी है? दुकान के। अब मेरे अंदर कुल मिला के 15 लाख रुपए लगे हुए हैं, जिसमें से 5 लाख रुपए तो इन्होंने अपनी जेब से लगाए हैं, 7 लाख रुपए बैंक से कर्जा ले रखा है, 3 लाख रुपए पब्लिक का कर्जा है। तो इसमें से ऑनर फंड क्या है मेरे लिए? 5 लाख। और आउटसाइडर लायबिलिटी क्या बनी? 10 लाख। ठीक है, क्योंकि मैंने तो उधार लिया है, मुझे तो सबका उधार चुकाना है, चाहे मालिक दे चाहे कोई और दे। मेरे लिए सब क्या है? अदर पर्सन है। कोई डाउट है इसके अंदर? अब जो सबसे मेन एग्जांपल है ना ऑनर फंड का, वो है कैपिटल। क्या है बेटा? कैपिटल। जब भी बिजनेस शुरू होता है, अच्छा एक काम करो, आप लोगों के पास फोन है, नेट है, कैपिटल का डिक्शनरी में मीनिंग देखना क्या आता है। देखो कैपिटल का डिक्शनरी में क्या मीनिंग आता है। The amount of money that you use to build a startup. क्या लिखा है? The amount of money that you use to start a business or to खुलेगा बैंक। ठीक है, अब ये डेफिनेशन आने लगी है, ये इंग्लिश की डिक्शनरी नहीं है। और देखो कैपिटल का और भी कोई मतलब आ रहा है? क्या बेटा? ये तो कुछ अलग ही मीनिंग आ गया। और कुछ मीनिंग आ रहा हो? अच्छा एक काम, एक चीज सर्च करो कि मुकेश अंबानी के पास कितनी कैपिटल है। सर्च करो। तो इस हिसाब से मुकेश अंबानी अमीर है गरीब है? अमीर है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल क्या है? संपत्ति। पर बेटा मैं तो लायबिलिटी में लिखवा रहा हूं। मैं किस में लिखवा रहा हूं कैपिटल? लायबिलिटी में, क्योंकि वो जो डिक्शनरी है ना जिसमें कैपिटल संपत्ति होती है, वो अंग्रेजी की डिक्शनरी है। और इन्होंने ये कैपिटल किसके हिसाब से बताई? ये कैपिटल उन्होंने बताई मालिक के हिसाब से। और मालिक के हिसाब से अकाउंट्स में हम उसे कैपिटल नहीं कहते, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कैपिटल मतलब होता है हमने किसी से उधार लिया। तो मैं इसलिए मैंने आपको नेट पर सर्च कराया। कई बार ऐसा होगा जब आप कॉमर्स पढ़ेंगे, अब कुछ चीजों की मीनिंग नेट पर सर्च करने लगे अगर, तो हो सकता है ऊट पटांग मीनिंग मिले, क्योंकि मे बी नेट पे जो मीनिंग आ रहा हो वो इंग्लिश डिक्शनरी का आ रहा हो, और अकाउंट के अंदर उसका मतलब क्या बन रहा हो? बिल्कुल अलग बन रहा हो, है ना। तो कैपिटल। अच्छा दूसरा एग्जांपल, इसमें से ड्राइंग माइनस कर दी जाती है। अब ड्राइंग का मतलब मैंने क्या बताया था? देखो कैपिटल का मतलब मैंने बताया बिजनेस ने मालिक से उधार लिया, और ड्राइंग का मतलब है बिजनेस ने मालिक को उधार दिया।
अब दोनों में फर्क समझो। मैं दुकान ही मालिक, मैंने इनसे 10 लाख रुपए उधार ले रखा है और इन्हें मैंने 1 लाख रुपए उधार दे रखा है, तो नेट मेरे ऊपर कितना उधार बचता है? 9 लाख। तो बेटा इसीलिए जर्नली जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं ना अकाउंट्स में, तो कैपिटल में से ड्राइंग को क्या करके दिखाते हैं? माइनस करके दिखाते हैं। लेकिन हमारी इस किताब में एक गलत बात लिखी है। हमारी इस किताब में लिखा है ड्राइंग इज कैपिटल। तो आप ड्राइंग को कैपिटल मत बोलना कभी भी। आप क्या बोलना ड्राइंग को? या तो आप बोलना ड्राइंग इज रिडक्शन इन कैपिटल, आप इसे कैपिटल मत बोलना। क्या बोलना? रिडक्शन इन कैपिटल। या फिर आप ड्राइंग को मानना एसेट, क्योंकि जब हम किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो भविष्य में वापस लेंगे। आप इसे कभी कैपिटल मत मानना। अगर आपने इसे कैपिटल माना तो आपका डेबिट क्रेडिट हमेशा गलत होगा। ठीक है। अच्छा, एक और शब्द बोल रहा हूं, रिजर्व। जरा देखना इसका डिक्शनरी में क्या मतलब आ रहा है, रिजर्व। अब वैसे गूगल बड़ा इंटेलिजेंट हो गया, अब स्मार्ट एआई आ गई ना, तो अब गूगल क्या करेगा? आपने पहले कैपिटल सर्च किया और अब आप सर्च करेंगे रिजर्व, तो गूगल में भी आपको अकाउंट वाला मीनिंग ही बता देगा। ठीक है, किसका मीनिंग बता देगा? अकाउंट वाला। पर देखते हैं रिजर्व को ये क्या बताता है। नव्या जी एक बात बताओ, भगवान न करे कल भविष्य में दोबारा कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए तो पेरेंट्स क्या कहते हैं? ऐसे समय के लिए रिजर्व बचा के रखो, बाद में काम आएगा, यही कहते हैं। तो यानी रिजर्व का मतलब क्या हुआ? जिसका पैसा कब काम आएगा? फ्यूचर में। और जिसका पैसा फ्यूचर में काम आए वो क्या होता है? एसेट। मजेदार बात, मैं रिजर्व भी कहां लिख रहा हूं? लायबिलिटी में। अब यही तो दिक्कत है कि अगर हम अंग्रेजी डिक्शनरी से पढ़ करके अकाउंट करने लगे तो 50 बार तो हम कंफ्यूज वैसे हो जाएंगे कि मतलब क्या है लिख कर रहे हैं। इसीलिए बेटा मुझे टर्म्स क्या करनी पड़ती हैं? पहले जब मैं अकाउंट पढ़ाना शुरू करता हूं तो 8-10 दिन में टर्म्स ही क्लियर करता हूं, मैं नहीं पकता बुक के पीछे। पढ़ो एक बार रिजर्व का मीनिंग वैसे क्या रहा है आपके फोन पे? हाँ, तो अगर कोई चीज हम स्पेशल फ्यूचर के लिए रख रहे हैं तो वो हमारी क्या हुई इस हिसाब से? और हम लिख कर रहे हैं। अब ये पढ़ो, सर्च करो, रिजर्व एसेट है या लायबिलिटी है? अब आएगा वो लायबिलिटी है। यही तो सारी समस्या है। अकाउंट में बच्चे फिर क्या करना शुरू कर देते हैं? रटना शुरू कर देते हैं, है ना। अब मीनिंग क्या बता रहा है? क्या ये? एसेट। और बता क्या रहा है? ये लायबिलिटी। अब ये बताएगा मुझे ऐसा क्यों हुआ। पहले मैं रिजर्व को सरल शब्दों में समझाता हूं। अभी मैं बहुत हार्डकोर थ्योरी पे नहीं जा रहा। मैं नहीं बात कर रहा अकाउंट में रिजर्व की डेफिनेशन क्या लिखी है, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा। मैं बड़े साधारण उसमें जाता हूं। एक बात सुनो, मैं लक्ष्य, ठीक है, मैं और लक्ष्य हम दोनों ने एक बिजनेस शुरू किया, 10-10 लाख रुपए लगाए और इस बिजनेस में हमने पहले साल कमाया 40%, मैंने भी इसने भी। तो कितना कितना प्रॉफिट कमाया हमने? 4-4 लाख। मैंने ये 4 लाख रुपए, क्योंकि मेरा प्रॉफिट था, निकाले, घर वालों को दे दिए कि भैया अपने घर का खर्चा चलाओ अच्छे से। लक्ष्य ने क्या करा? थोड़ी कंजूसी दिखाई। उन 4 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए ही इसने घर पे दिए, 2 लाख रुपए इसने वापस बिजनेस में गिर दिए। ठीक है। अब अगले साल मेरा बिजनेस कितने रुपए का है? 10 ही लाख का है। और लक्ष्य का? अब अगले साल मैं 40% यानी कितने कमाऊंगा? 4 लाख। लक्ष्य 40% यानी कितने कमाएगा? 4,80,000। फिर मैंने ये 4 लाख रुपए निकाल के घर वालों को दे दिया, भाई जाओ मजे लो, भाई ये तो मेरी कमाई है, मेरा हिस्सा है। पर लक्ष्य ने फिर कंजूसी दिखाई, पक्का कंजूस बनिया है। 2 लाख रुपए निकाले और 2,80,000 फिर बिजनेस में लगा दिए। अब इसका बिजनेस अगले साल कितने का हो गया? 14,80,000। और मेरा कितने का रहा? अब मैं फिर कितने कमाऊंगा? मात्र 4 लाख। और ये अब कितना कमाएगा? अब ये कमाएगा 5,60,000 से ज्यादा। इन शॉर्ट, किसका बिजनेस स्ट्रेंथ में स्ट्रांग होता चला गया? मेरा या लक्ष्य का? इसीलिए तो कहते हैं बनिए कंजूस होते हैं। बनिए मतलब व्यापारी। और हर व्यापारी कंजूस है। क्यों? जितना वो कमाता है वो सब खर्च नहीं करता, वो बिजनेस में क्या करता है? पैसा री इन्वेस्ट करता है। इसे उसके हिसाब से कहा जाएगा री इन्वेस्ट, और बिजनेस के हिसाब से कहा जाएगा रिटेन अर्निंग। क्या कहा जाता है इसे? तो ये रिटेन अर्निंग ही क्या होता है? रिजर्व होता है, जो हमारे बिजनेस की फ्यूचर पोजीशंस को क्या करता है? स्ट्रेंथ देता है।
और भगवान ना करे कल कोई दिक्कत परेशानी आई, लक्ष्य झिल जाएगा। क्यों? इसका 10 लाख का बिजनेस 15 लाख 60,000 का हो गया है। भाई 50-60,000 लाख रुपए की दिक्कत भी आई तो झेल जाएगा, मेरा तो बिजनेस और प्रोड्यूस हो जाएगा, मैं नहीं झेल पाऊंगा, है ना। तो अब ध्यान से सोचो, तो ये सारी परिभाषाएं हमें क्या दिखा रही है कि रिजर्व एसिड है, क्योंकि वो हमें को मजबूती दे रहा है भविष्य में। पर आपने एक बात नोटिस की, प्रॉफिट पे किसका हक था? मालिक का। मालिक का मन वो चाहे घर ले जाए, चाहे बिजनेस में दोबारा लगा दे। तो प्रॉफिट किसका पैसा है? मालिक का। और इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? बिजनेस। क्योंकि रिजर्व प्रॉफिट से बनते हैं, यानी कि मालिक के पैसे से बनते हैं, इसलिए ये लायबिलिटी है। अदरवाइज इसकी जो डेफिनेशन है अंग्रेजी में या आपकी अकाउंट की किताब में, ये हमें गलतफहमी देगी कि रिजर्व एसेट्स है। ये हमें क्या देगी? गलतफहमी पैदा करेगी हमारे माइंड में कि रिजर्व क्या है? एसेट है, जबकि रिजर्व लायबिलिटी है। मैं ऐसा बोल रहा हूं और मैंने आपको इसका रीजन दिया। क्या रीजन दिया मैंने? क्योंकि रिजर्व किससे बनता है? रिजर्व प्रॉफिट से बनता है। किससे बनता है? जिसे आम सरल भाषा में रिटेन अर्निंग कहते हैं। और ये शब्द आप पढ़ोगे भी, पता है कहां? बिजनेस स्टडी ले रखी होगी सबने, तो वहां पर एक चैप्टर आएगा सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो ध्यान से देखो तो बिजनेस में पैसे ही तो लग रहा है दोबारा से, और ये पैसा कौन लगा रहा है? मालिक लगा रहा है ना अपने हक का। तो ये मालिक का पैसा हुआ, और मालिक का पैसा बिजनेस के ऊपर क्या होता है? उधार। इसलिए रिजर्व क्या बना? लायबिलिटी। रिजर्व किससे बनता है? प्रॉफिट से बनता है। और प्रॉफिट पर किसका हक है? मालिक। मालिक मतलब ऑनर का हक है। इसीलिए रिजर्व क्या है बेटा? इसलिए रिजर्व लायबिलिटी है, और लायबिलिटी में भी क्या है? ऑनर फंड। क्योंकि ये किसके पैसे से बना है? मालिक के पैसे से बना है। तो ये ऑनर फंड के कुछ एग्जाम्पल हुए। कोई डाउट है? श्योर। अब बात करते हैं हम किसकी? अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी, एक्सटर्नल इक्विटी, मतलब बिजनेस के ऊपर बाहर वालों का उधार। अब ये लायबिलिटी भी बेटा फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। कितने हिस्सों में डिवाइडेड है ये वाली लायबिलिटी भी? 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो जब बेटा हम अकाउंट में पैर रखें ना प्रॉपर, उससे पहले हमें इतनी टर्म्स अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि फिर हम अकाउंट में रुकेंगे नहीं, फिर हम भगते चले जाएंगे। इसलिए मैं पहले आपको इसके साथ मेहनत कर रहा हूं, टर्म्स के साथ बेटा। अब ऑनर फंड, एक्सटर्नल लायबिलिटी भी फर्दर कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? 2। पहला हिस्सा करंट लायबिलिटी, और दूसरा हिस्सा नॉन करंट लायबिलिटी। अब आपको सच्ची बात बताऊं, मैं थोड़ी थोड़ी बुक की थ्योरी भी पढ़ा रहा हूं। ये चैप्टर 2 है हमारा। है किसी पे बुक? अभी नाम देखो उस पे, नहीं तो क्या है? चैप्टर 2 कम सी है ना, तो मैं वही तो पढ़ा रहा हूं एक तरीके से, पर किसमें? प्रैक्टिकल मैनर में और थोड़ी आसान तरीके से बस। हाँ जी। अब ऐसे समझो, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में डिफरेंस क्या रहेगा बेटा? भाई मैं एक दुकान हूं, जब भी मैं अकाउंट पढ़ूंगा तो मैं अपने आप को क्या सोच के चलूंगा? दुकान। जब भी मैं अकाउंट पढ़ूंगा तो मैं अपने आप को क्या सोचकर चलूंगा बेटा? दुकान। मैं एक दुकान हूं, सही है। अब आप सभी लोग मेरे यहां पर काम करते हैं, कोई भी कारण रहा कि मेरी कहीं से पेमेंट आनी थी, वो फंसी हुई है, नहीं आई, तो क्या मेरे पास पेमेंट आई नहीं आई इससे आपको मतलब है? कोई मतलब नहीं है। आपको तो आपकी तनख्वाह चाहिए। क्यों? जब मेरे पे ज्यादा पेमेंट होती है तो क्या मैं ज्यादा तनख्वाह दे देता हूं? तो फिर मुझे प्रॉफिट है या लॉस है इससे आपको मतलब है? नहीं, आपको तो आपकी तनख्वाह चाहिए। भैया आपकी तनख्वाह का समय आ गया, आपने मुझसे कहा कि भैया दुकान जी, मतलब मुझसे तो नहीं, बेसिकली ऑनर से कहेंगे, और ऑनर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? दुकान को। तो आप दुकान से ही कह रहे हैं भाई साहब हमारी तनख्वाह दो। अभी तो भैया पैसे मेरे पे थे नहीं, तो मैं आपकी तनख्वाह देने के लिए उधार ले रहा हूं, ठीक है। अब ये उधार मैं बैंक से 10-15 साल के लिए लूंगा ना, मतलब तनख्वाह देने के लिए 15 साल का उधार लूंगा,
तो मशीन खरीदने के लिए कितने साल का उधार लूंगा देवी जी? 150 साल का। सोचो जरा। तो तनख्वाह देने के लिए बेटा मैं कहीं ऐसे सोर्स से उधार लूंगा जो मैं 2-4 महीने में चुका सकूं। जब मेरा रुका हुआ पैसा आएगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा। अब मैं अगर उधार लेकर आपको तनख्वाह दूंगा, वो भी लंबे उधार की, तो कब तक बिजनेस चला लूंगा? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। उसके बाद बैंक भी देना बंद कर देगा उधार कि भाई तू तो तनख्वाह के लिए लंबे लंबे उधार ले रहा है, तो तेरा तो भविष्य कुछ है ही नहीं आने की, है ना? तो बेटा जरूरी नहीं है जो हम उधार लेते हैं वो सब लंबे टर्म के होते हैं, वो शॉर्ट टर्म के भी हो सकते हैं और वो लॉन्ग टर्म के। तो जो उधार हम शॉर्ट टर्म के लिए लेके चलते हैं उन्हें हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब होता है जिनके बदले में हम कौन है? हम कौन है यहां पर? बिजनेस। जब भी मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा हम कौन है यहां? बिजनेस। जिनके बदले में हमें विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम काम करके देना है। भाई मैं आपसे एडवांस में 12वीं की फीस ले लूं तो मेरे को पढ़ाना पड़ेगा अगले साल में, है ना? काम करके देना है, या शॉर्ट पीरियड में पैसा वापस लौटाना है। तो बेटा इन्हें हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। ठीक है, इन्हें हम क्या कह देते हैं? करंट लायबिलिटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिटर, भाई मैंने किसी से उधार में गुड्स खरीदे हैं तो पैसा लौटाऊंगा ना उसका। तो जो आप उधार में माल खरीद के लाते हो उसका पैसा 10-15 साल बाद देना होता है, 2-4 हफ्तों में लौटाना होता है, ज्यादा से ज्यादा 2-4 महीनों में, बस विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब यहां शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है बेटा? देखो एक्चुअली में यहां शॉर्ट पीरियड टाइम का मतलब होता है 1 ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड और 12 मंथ विच एवर इज हायर पीरियड। अब ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? जैसे बेटा मैं कच्चा माल खरीदता हूं, उस कच्चे माल से मैं प्रोडक्शन करूंगा, प्रोडक्शन करके फिर मैं माल बेचूंगा और माल बेचने के बाद फिर मेरे पास पैसा आएगा। इस पूरे सर्कल को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये पैसा मेरे पास जितने समय में माल खरीदने से बिकने के बाद तक रोटेशन हो क्या है, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अब अगर बाय चांस मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ की है, कितने की है? 15 मंथ और 12 मंथ, विच एवर इज हायर पीरियड 15, तो 15 मंथ को शॉर्ट पीरियड मानना है। सही है? तो किसे शॉर्ट पीरियड मानना है? 15 मंथ को। मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है 6 महीने की, 6 मंथ और 12 मंथ, विच एवर इज हायर पीरियड, तो 12 मंथ को क्या मानना है? शॉर्ट पीरियड। लेकिन 11वीं कक्षा में इतना पंगा कोई नहीं पालता। 11th क्लास में तो लोग एज्यूम कर लेते हैं, बोल देते हैं जर्नली इन 12 मंथ। शॉर्ट पीरियड के लिए 11वीं में क्या बोल देते हैं लोग? 12 महीने। इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में। जब आप 12th क्लास में आओगे, 12th क्लास में 3 बुक है, 3rd बुक पढ़ोगे तो वहां पे इसके ऊपर बाकायदा क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, फिलहाल 11वीं में हो आप तो क्या मान लो? 12 मंथ। तो क्रेडिटर, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मतलब भैया मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है किसी का जिसके बदले में मुझे कुछ समय में पैसा लौटाना है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, किसी वर्कर से काम करा लिया, पैसा नहीं दिया, तो कब दूंगा? 2-4 महीने में दूंगा, है ना बेटा? जैसे एडवांस इनकम, मैं आपसे एडवांस में फीस ले लूं तो जनरली 2-4 महीने में मैं आपको काम करके दे दूंगा। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, ये नाम सुना है किसी ने? क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट? बताएं, कौन बताएगा मुझे? ओवरड्राफ्ट मैं बात करूं कुछ? सुनिए, मेरा बैंक में खाता है और उसमें मेरे 50,000 रुपए जमा है। मैं किसी को चेक दे देता हूं जिसमें 65,000 का अमाउंट है, तो बैंक पेमेंट करेगा, चेक बाउंस कर देगा? बाउंस कर देगा। कोई डाउट इसमें? नहीं करेगा। अब आप कहेंगे क्यों भैया, हमने तो यही सुना है।
अरे भैया तुमने जो सुना है ना, तुमने अपने पेरेंट्स के खाते का सुना है, और जो आपके पेरेंट्स हैं वो कहलाते हैं इंडिविजुअल्स, नॉट द फर्म। तो बिजनेस नहीं है, वो क्या है? इंडिविजुअल। अब देखो बैंक में 3 तरीके का खाता खुलता है, फिलहाल मैं 2 की बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे जो एग्जाम्पल है उसमें 2 मतलब से बात क्लियर होगी। एक होता है बेटा सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में हम लोग हर महीने थोड़ा थोड़ा जो पैसा बचता है उसे जोड़ते रहते हैं भविष्य के लिए, भाई बच्चों के लिए या भविष्य में किसी पर्पस के लिए। तो ये कौन करता है ये काम? इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड कहता है। लेकिन अच्छा, सेविंग अकाउंट में एक दिक्कत है, आप पता है महीने में केवल कितनी बार पैसा जमा कर सकते हैं? 8-10 बार। केवल कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं? 7-8 बार। कुल मिलाकर 10-15 बार ट्रांजैक्शन होती है बस महीने में। उसके बाद ट्रांजैक्शन करोगे तो हर बार बैंक आपके ऊपर चार्ज लगाएगा, पेनल्टी लगाएगा। तो ऐसे तो बिजनेस चल रही है भाई। मेरा लोहे का बिजनेस है, एक झटके में 5 लाख रुपए की पेमेंट आ रही है, एक झटके में 7 लाख रुपए मुझे किसी को पे करने हैं, तो मैं बार बार बैंक में एक ही दिन में मैं तो 25 बार पैसे जमा कर दूंगा, निकाल दूंगा, तो मैं तो इतना कमाऊंगा नहीं जितनी बैंक पेनल्टी खा जाएगा फिर तो। क्यों भाई? तो ऐसे में बिजनेस जो होते हैं ना बेटा, वो दूसरा तरीके का अकाउंट खोलते हैं बैंक में, जिसे हम कहते हैं करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं? सुना है कभी करंट अकाउंट? तो बैंक में जो बिजनेस होते हैं करंट अकाउंट खोलते हैं। तो करंट अकाउंट में एक सुविधा होती है, हम एक अमाउंट सैंक्शन करा सकते हैं। लेट से मैंने एक अमाउंट सैंक्शन करा लिया 10 लाख, तो इसका मतलब पता है क्या है कि मेरे अकाउंट में अगर माइनस में भी पैसा जाएगा अप टू कहां तक? 10 लाख तक, तो भी बैंक पेमेंट कर देगा। अब मेरे हिसाब से वो पैसा मैंने बैंक से एक्स्ट्रा लिया, कम लिया, ज्यादा लिया? एक्स्ट्रा लिया है, माइनस में चला गया, मतलब मैंने क्या ले रखा है बैंक से? एक्स्ट्रा। तो ये पैसा मुझे भविष्य में क्या करना है? लौटाना है। तो इसलिए इसे कहते हैं लायबिलिटी। अब करंट में क्यों? ओवरड्राफ्ट में क्या होता है? पैसा बढ़ता घटता रहता है। मेरे पास पैसे है, मैंने फिर घेर दिए खाते में, फिर जरूरत पड़ी वर्करों को सैलरी निकाल के दे दी, फिर कहीं से पेमेंट आई, फिर मैंने खाते में गिर दी, तो वो पैसा क्या होता रहता है बेटा? बढ़ता रहता है। समझ में आ गया बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट? ये कुछ एग्जांपल है किसके? करंट लायबिलिटी के। करंट लायबिलिटी का मतलब भी क्लियर है? श्योर। अब बात करता हूं नॉन करंट लायबिलिटी। हाँ जी, अब मुझे दुकान के लिए, बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग खरीदनी है। क्या खरीदनी है बिजनेस के लिए? बिल्डिंग। यार एक दिक्कत है, पैसे है नहीं, 1 करोड़ की बिल्डिंग है, तो बैंक से कर्जा लेके बिल्डिंग खरीद रहा हूं, तो बैंक को 2 महीने बाद ही पैसे देने हैं ना, 6 महीने बाद ही पैसे देने हैं भाई साहब। 2 महीने 6 महीने में 1 करोड़ दे दोगे बैंक के, और तुम्हारा बिजनेस इतना बढ़िया चलता है तो 1 करोड़ का ही कर्जा लोगे, फिर क्या? सोचने की बात है ना बेटा। 1 करोड़ की दुकान में मेरा होगा क्या अगर मेरी कमाई इतनी ज्यादा है कि मैं 2 महीने में 1 करोड़ चुका सकता हूं? तो बेटा जनरली जब मैं बिल्डिंग के लिए कर्जा लूंगा, मशीन के लिए कर्जा लूंगा, बिजनेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए कर्जा लूंगा, बिजनेस को मैं एक्सपेंड करने के लिए कर्जा लूंगा, तो ये कर्जा कितने समय के लिए लिया जाता है? लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें मैं 8, 10, 15, 20 साल में क्या करूंगा? बैंक का पैसा थोड़ा थोड़ा करके चुकाऊंगा। हम ही लोग हैं। आप कहां रह रहे हो सिद्धार्थ यार? अपना फ्लैट है या किराए पर है बेटा? वहां अपना लिया पर बैंक से कर्जा लेके, तो भैया कर्जा 1 साल में चुकाना है ना वो सारा। कितने साल का हाउसिंग लोन है? 15 से 20 साल का होगा, नहीं होगा? होगा ना। तो ये पैसा कैसे चुकाया जाएगा? लंबे समय में चुकाया जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके। तो बेटा इन्हीं को हम यहां पे क्या देते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी। सही है? जिनके बदले में हमें लॉन्ग पीरियड में पैसा लौटाना है या काम करके देना है। मैं इंग्लिश में क्यों नहीं लिख रहा हूं? फिलहाल मेरा मोटिव थ्योरी पढ़ाना नहीं है, मेरा मोटिव अकाउंट समझाना है। भाषा बहुत अच्छी जो दिमाग में हमारे बैठ जाए अभी, है ना बेटा? जिनके बदले में हमें लॉन्ग पीरियड में पैसा लौटाना है या काम करके देना है, ऐसी लायबिलिटी को हम बेटा नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। अब लॉन्ग पीरियड किसे कहते हैं? 15 साल को लॉन्ग पीरियड कहते हैं क्या? 5 को कहेंगे, नहीं कहेंगे फिर? अच्छा सुनो, एक बड़ी सरल तरीका होता है जिस चीज का मतलब हमें ना पता हो ना उसे एक्सप्लेन करने का। आप में से कितने बच्चों को उड़द की दाल पता है कैसी होती है? पता है? नहीं पता किसी को भी?
शायद, चलो मैं कहता हूं नहीं पता। अच्छा, आप में से कितनों को पता है राजमा कैसा होता है दिखने में? अब अगर मैं आपको उड़द की दाल और राजमा दे दूं मिलाकर और कहूं मुझे उड़द की दाल दे दो, तो मुझे दे सकते हो आप? कैसे दोगे? तुम्हें तो पता ही नहीं कैसी होती है। राजमा अलग कर दो, जो बच गई वो क्या है? अबे तो जो चीज शॉर्ट पीरियड नहीं है वो सारा पीरियड क्या है? लॉन्ग पीरियड। जो शॉर्ट पीरियड नहीं है वो सारा पीरियड क्या है? लॉन्ग पीरियड। भैया बड़ा सीधा सरल है, लॉ में ये डेफिनेशन कई जगह चलती है। जहां पर जब लैंग्वेज कंफ्यूजिंग होती है ना, तो वहां सीधा सीधा ऐसे आंसर लिख देते हैं। जो लॉन्ग पीरियड, भाई जो ये नहीं है वो ये है, यहां पर जो शॉर्ट पीरियड नहीं है वो क्या है? लॉन्ग पीरियड। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, फॉरेन करेंसी समझते हैं आप लोग क्या होती है? क्या होती है फॉरेन करेंसी? भाई जब मैं जनरली बच्चों से पूछता हूं ना फॉरेन करेंसी क्या होती है, तो बच्चे कहना शुरू कर देते हैं डॉलर, लीरा, येन, पौंड, अगलम जगलम, नाम बताने शुरू कर देते हैं। फिर मैं उनसे कहता हूं भाई 160 देश हैं, बताओ सबके नाम। क्या 160 देशों के नाम बता सकते हैं? सच सच बताना। 7-8 से ज्यादा देशों की तो करेंसी भी नहीं पता होगी हमें। पता है? नहीं। फिर अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि एक्सप्लेन फॉरेन करेंसी, तो कैसे करोगे? भैया मेरी सरल परिभाषा, जो करेंसी भारत की करेंसी नहीं है वो सब क्या है? वो सब फॉरेन करेंसी है। सेम यही डेफिनेशन है लॉन्ग टर्म की। जो पीरियड शॉर्ट पीरियड नहीं है वो क्या है यहां पर? लॉन्ग पीरियड है। सही है। अब इसके अंदर एग्जांपल देखो बेटा क्या क्या आ जाते हैं। जैसे बैंक से लोन लिया, मॉर्गेज, मॉर्गेज मतलब गिरवी रख के लोन लिया। प्लेज, प्लेज मतलब भी गिरवी रख के लोन लिया। मॉर्गेज और प्लेज में पता है एक फर्क होता है, दोनों को गिरवी है दोनों में, क्या फर्क होता है? मैं बैंक से लोन ले रहा हूं 10 लाख का, बैंक कह रहा है कुछ सिक्योरिटी रखवाओ, तो मैं अपने घर रखवाता हूं। तो क्या घर बैंक कब्जा के बैठा होता है? मैं किराए पे रहता हूं, या मैं अपने घर में ही रहता हूं, बस कागज बैंक के पास गिरवी रहते हैं? तो दिस वन इज मॉर्गेज। प्लेज, मैं गोल्ड लोन लेता हूं, तो मैं गोल्ड के कागज रखवा देता हूं ना बैंक के पास, गोल्ड अपने पास रखता हूं, या गोल्ड ही गिरवी रखना पड़ता है? तो दैट वन इज प्लेज। अगर घर ही बैंक के पास गिरवी रख के आ जाऊंगा, घर पे बैंक का ताला लगा रहेगा, तो ये प्लेज है। घर के कागज केवल बैंक के पास है पर इस्तेमाल मैं ही कर रहा हूं, तो ये क्या? मॉर्गेज है। जनरली लॉन्ग पीरियड के लिए तो करते हैं ये सब काम, ठीक है ना। डिबेंचर जैसे मैंने बताए थे, ये कुछ एग्जांपल हो गए बेटा किसके? नॉन करंट लायबिलिटी के। ये किसके एग्जांपल हो गए? नॉन करंट लायबिलिटी। अब मैं आप लोगों को एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, पहचान भी सिखा चुका हूं, और मैं थ्योरेटिकली भी बता चुका हूं। अब मैं नेक्स्ट क्लास से बेटा जो काम शुरू करने जा रहा हूं ना, वहां से हमारी रियल अकाउंट शुरू होगी। मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास से सिखाऊंगा यूज ऑफ डेबिट क्रेडिट। क्या सिखाऊंगा? यूज ऑफ डेबिट क्रेडिट। बेटा आप मुझे एक मैसेज करो, मैं आपको ग्रुप में जोड़ता हूं। अगर मेरी पुरानी वीडियो अपलोड हो गई तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, इतने कुछ देखकर तो आना, बैकअप में दूंगा, पर क्या होगा उससे अगली क्लास थोड़ी समझ में अच्छी आएगी। वैसे तो आज भी समझ में आ गया होगा। हाँ, तो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट एक्चुअली में अब हम अकाउंट में पैर रखेंगे। कब से? नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। अभी तक तो मैंने केवल आपको क्या सिखाया? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। सर क्यों सिखाया? आ जाओ बिल्कुल टॉप पर, बिल्कुल टॉप पर। इसीलिए सिखाया क्योंकि सारा डेबिट क्रेडिट किस पे छिपा हुआ है? एक्सपेंस, एसेट, इनकम और लायबिलिटी पर छुपा हुआ है। एक्सपेंस बढ़ते हैं डेबिट, कम होते हैं क्रेडिट। तो जब तक मुझे एक्सपेंस ही नहीं पता होगी क्या होते हैं, तो मेरे को क्या पता डेबिट करना है या क्रेडिट? तो मैंने आपसे बोला भी था मेरा पहला टारगेट क्या है? एक्सपेंस, एसेट, इनकम और लायबिलिटी को समझाना। वो अब मैंने समझा दिया है। अब मैं आऊंगा डेबिट क्रेडिट पर, और अगली क्लास में कोई भी छुट्टी नहीं करना। जो है मैं उन्हें भी बोलूंगा कि बेटा बहुत जरूरी है। तो यहां तक कि मैं रात को पीडीएफ भी भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। अभी तो को ग्रुप में ऐड करता हूं बेटा, आपको भी करता हूं। तो ये वाला सब कुछ पढ़ के आना जितना मैंने अब तक कराया है, ठीक है जी। चलिए अभी मैं सर से बात कर लेता हूं ना, बस आज कर लेता हूं। और भी किसी ने अप्लाइड मैथ्स ले रखी है?
वैसे तो बेटा देखो किसी पे भी मैथ्स है ना, अगर